हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों क्लास 10th का आज नया चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, या हिंदी में इसको समांतर श्रेणियां के नाम से जानते हैं। देखो, श्रेणी का मतलब होता है, एक तरह से आप सीरीज भी समझ सकते हैं। एक ऐसा सीरीज जो एक निश्चित अंतराल के साथ आगे बढ़ता है, जो एक निश्चित अंतराल के साथ आगे बढ़ता हो, वही हमारी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, दूसरी संख्या अगर हमने लिखा 4, तीसरी संख्या हमने लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10, और ऐसा बढ़ सकता है, आगे तक भी जा सकता है। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखना है हमको, और ये नंबर्स माइनस में भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, केवल पॉजिटिव और निगेटिव भी नंबर्स हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ है भी ये। ठीक है। अब इसको आपको चेक करना है कि क्या यह जो श्रेणी यानी जो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा गया है, मतलब जो भी ये नंबर्स आंकड़े लिखे गए हैं, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसका हमको पता लगाना है। हम करते क्या हैं, प्रत्येक सेकेंड वाले से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है। प्रत्येक सेकेंड वाले नंबर को से फर्स्ट वाले नंबर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सपोज दैट 4 में से अगर हमने 2 को माइनस किया तो आंसर आया 2, 6 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आया 2, 8 में से 6 को माइनस किया तो आंसर आया 2, और 10 में से 8 को माइनस कर दिया तो भी हमारा आंसर कितना आया 2। यानी कि हर सेकेंड नंबर से उसके बगल वाली लेफ्ट वाली नंबर को घटाने पर अगर हर जगह ये हमारी संख्या बराबर आए तो समझ लीजिए ये जो हमारा श्रेणी दिया गया है यह समांतर श्रेणी होता है। ठीक है। तो इसमें आपको समझना है, इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए, इसमें एक होता है प्रथम पद, पहला पद होता है। प्रथम पद बोलो चाहे पहला पद बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक होता है पहला पद, यानी पहला पद इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरा होता है, इसको हम ए से दिखाते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट टर्म को हम इसको इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए से दर्शाते हैं। दूसरी बात, अब इनके बीच जो अंतर आ रहा है, यानी कि सभी के बीच में अंतर जो है समान आ रहा है, यानी कि डिफरेंस क्या है, समान आ रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहें, हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम डिफरेंट कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस, और इसको हम डी से दिखाते हैं। ठीक है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो पहला नंबर होता है उसे प्रथम पद कहा जाता है, यानी फर्स्ट टर्म कहा जाता है, इसको ए से दिखाया जाता है, और इनमें जो अंतर आता है उसे हम सार्व अंतर या फिर डिफरेंस कहते हैं, इसे हम डी से दिखाते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में इसके जो भी आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से पहले हम उसके इक्वेशन को बनाते हैं। बनाने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या जो सूची हमारी तैयार हो रही है वह सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपया 8 है। मतलब समझिए, अगर 1 किलोमीटर आप टैक्सी से जाते हैं तो आपको पहले 15 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप अगले किलोमीटर के लिए प्रस्थान करते हैं उसी टैक्सी द्वारा, तो आपको 15 नहीं देना पड़ेगा बल्कि 8 रुपया देना पड़ेगा। फिर 2 किलोमीटर, जब तीसरे किलोमीटर में आप जाते हैं, फिर आपको 8 रुपये इसी की तरह 8 रुपये हर किलोमीटर पर जोड़ा जाएगा। केवल पहले किलोमीटर का किराया आपको 15 रुपया देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, जैसे अगर हम कि प्रथम किलोमीटर का किराया फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इंग्लिश में लिख सकते हैं कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया अगर मान लीजिए A1 है, A1 इज इक्वल टू ₹15 है। बात समझिए आप, पहले किलोमीटर का किराया आपको 15 रुपया देना है। फिर द्वितीय यानी सेकेंड किलोमीटर, ठीक है ना, द्वितीय किलोमीटर का जो किराया फेयर है जो आपके टैक्सी का, वो कितना हो जाता है भाई, कितना हो जाता है भाई, A2 इज इक्वल टू
पहला जो है उसमें 8 रुपये आपको प्लस कर देना है, यानी कि ₹15 + 8 बराबर 2 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो आपको 23 रुपये देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप 15 गए फिर दूसरे में आप 8 गए, तो दूसरे अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो पूरा किराया जोड़ के बताना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर आप गए तो आपको 23 रुपये देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। फिर तृतीय किलोमीटर यानी तीसरे किलोमीटर में लिख देता हूँ शुद्ध तीसरे किलोमीटर का किराया, ठीक है, तीसरे किलोमीटर का किराया A3 बराबर अभी कितना गया 23 रुपया। 2 किलोमीटर 23 रुपये आपने दिया और फिर उसमें आपको 8 रुपये जोड़ देना है। 23 8 कितना हो गया 8 3 11, यानी कि 31 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप केवल 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 23 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 31 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 3 किलोमीटर तक का लिख लिए तो इतना सफिशियंट है। चौथे किलोमीटर आप लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चौथा लिखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, 3 से तो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे हम मानेंगे कि यह जो हमारा आंकड़ा मतलब जो हमारा ये सूची तैयार हुआ है, ये हमारी सूची जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर सबके डिफरेंस यानी कि डी बराबर सार्व अंतर बराबर आ जाते हैं तो समझ जाओ यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं आते हैं तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए अगर हम D1 की वैल्यू निकालते हैं, सबको D ही लिखो, D1 D2 D3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अगर D1 लिखते हैं तो कैसा होता है, सेकेंड में से हमने क्या बोला फर्स्ट को माइनस करना है, यानी 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अगर दूसरे के लिए निकालना है यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है तो हो जाएगा 31 - 23 और 23 8 31, इसमें भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है। मतलब सार्व अंतर यानी जो डिफरेंस है, सार्व अंतर का मतलब जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, प्रत्येक दशा में 8 आ रहा है। इसका मतलब अगर सार्व अंतर दोनों में इसमें सेम आ रहा है तो इसका मतलब यह जो हमको सूची तैयार की गई है यह AP है, AP में है, यानी कि यह समांतर श्रेणी में है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, पहले का सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए कोई बेलन है, कोई सिलेंडर है, उसके अंदर हवा भरी है, किसी पंप द्वारा उस हवा को निकाला जा रहा है। तो जितनी शेष हवा उसके अंदर है उसका 1/4 पार्ट जो है हवा बाहर निकाल रहा है। फिर जितना हवा बचता है फिर दूसरी बार में भी उस बची हुई हवा को 1/4 जो है निकाल रहा है बाहर। तीसरी बार भी जो हवा बच जाता है उसका 1/4 भाग वो हवा केवल बाहर निकाल पा रहा है। तो हमको पता नहीं कि हवा कितनी है, तो मान लेते हैं माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित यानी मौजूद उपस्थित हवा की मात्रा अगर इसको हम A1 मानते हैं तो A1 बराबर x है, ठीक है। अब पहली बार हम पंप से हवा निकाल रहे हैं तो इसी का 1/4 निकलेगा। कैसे निकल देखिए, पहली बार हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा या शेष हवा की मात्रा, कुछ हवा बचेगी, शेष हवा की मात्रा क्या हो जाएगी A2 बराबर, देखिए इसमें है क्या, ये यक्स है जो है पूरे में से उसका 1/4 निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, यानी पूरा क्या है यक्स, और यक्स का 1/4 हम बाहर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यक्स का 1/4 हम बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, ये यक्स होगा, x/4 होगा, 4 1 जा 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3/4x। इसको आप हल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरी बार यहाँ क्या लिखेंगे हम, दूसरी बार क्या लिखेंगे, दूसरी बार यहाँ कॉमा लगा देते हैं, आप समझ जाइएगा। दूसरी बार हवा की मात्रा, दूसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, तो पहले कितना हवा बचा उसके अंदर 3/4x, अभी कितना हवा बचा उसके अंदर, इतना हवा बचा 3 यानी कि 3/4x हवा बचा। अब इसी 3/4x का वो 1/4 निकाल रहा है, मतलब इसमें से माइनस तो करना ही पड़ेगा, 1/4 × 3x/4 ये बाहर निकाल रहा है। इसको हम सॉल्व करते, ध्यान दीजिए, 3x/4 और 3x/16 हल कर देंगे तो बचेगा हमारा 9/16x, इतना हवा उसके अंदर बचेगा। आप सॉल्व करिएगा। फिर तीसरी बार हम निकाल लेते हैं, कम से कम 3 बार आप
करा करिए, ठीक है। तीसरी बार हवा निकालने पर शेष बची हवा यहाँ A4 हो जाएगा। कितना हवा है भाई? 9/16x। अब इसी का 1/4 निकालना है तो 1/4 इंटू 9/16x। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 27/16 64x आ जाएगा, ठीक है, 64x आ जाएगा। तो 3 बार, कम से कम आप 3 बार किया करिए, उसके बाद आपको सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर अगर हम D1 निकालते हैं तो D1 निकालते हैं क्या? सेकेंड में से फर्स्ट, हमने कई बार को बताया, सेकेंड में से क्या माइनस करना है? फर्स्ट को माइनस करना, यानी 3/4 इंटू x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16। 16 से 16 डिवाइड हुआ, बचा हमारा क्या? 9x माइनस 4 से 16 डिवाइड हुआ 4, 4 का 3 मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x। अगर सॉल्व करेंगे तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया तो -3x/16, एक हमारा ये डिफरेंस मिल गया पहला। और दूसरा डिफरेंस कैसे निकालें? 2 ही डिफरेंस निकालिए, काम हो जाएगा आपका। मतलब क्या? वैसे गलत हो गया, हमने क्या कर दिया, इसमें से इसको निकाल दिया। इसके पहले इसमें से इसको निकालना था, यहाँ यक्स भी तो माना है हमने, इसमें से भी हमको इसको निकालना था। कोई बात नहीं, इसको D2 कर देते हैं हम, इसको हम क्या कर देते हैं? D1 कर देते हैं। चलिए 3/4x में से x निकाल लेते हैं। 3x/4 में से 4 में से हम x निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 हम एलसीएम ले लेंगे, बचेगा हमारा 3x माइनस 4 का x मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो -x/4। ये पहला मानिए, पहला और ये दूसरा। देखो D1 ये पहला, D2 दूसरा आ गया। सेम अगर आएगा तो AP है, सेम नहीं आएगा तो AP नहीं है। तो D3 आप चेक कर लीजिए। D3 मतलब क्या? ये 4th में से इसको निकालना है, मतलब क्या? 27/64x माइनस 9/16x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम होगा, जो बड़ा होता है वही एलसीएम होता है, अगर दोनों से कट जा रहा है ये। तो 64 डिवाइड हो गया, बचा क्या हमारा? 27x माइनस 16, 4 जा 64, 4 9 जा 36, 36x। इसको सॉल्व करेंगे तो -9/64x। अभी हमको मैच कराना है, चेक करना है। देखिए एक हमारा आया है -3x/16, एक x/4, यहाँ 9/16 64 इंटू x आया है। मतलब इसके सार्वअंतर यानी डिफरेंस कहीं भी समान नहीं है। इसका मतलब ये जो हमको मिला हुआ सूची है, मतलब ये जो मिला हुआ है हमको श्रेणी मिला है, यह AP नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना करने के बाद नहीं लिखना है। दोस्तों तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है। देखो कोई कुआं खोदा जा रहा है, उस कुआं को खोदने में अगर पहला मीटर खोद रहे हैं तो 150 रुपये ले रहे हैं, पहले मीटर का केवल 150 रुपया हो रहा है। उसके बाद जितना मीटर खोदा जाएगा हर मीटर का केवल 50 रुपये बढ़ रहा है। कितना रुपये बढ़ रहा है? 50 रुपये बढ़ रहा है। तो चलिए प्रथम मीटर खुदाई की कीमत इसको हम A1 मान लेते हैं। कितना है? 150 रुपया। कितना है? प्रथम मीटर का कितना है भाई? 150 रुपया लागत आ रही है। हाँ, खुदाई की लागत लिख दो, कीमत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लागत ही लिख देता हूँ, जिसमें दिया उसी में लिख दिया जाए। अब द्वितीय मीटर का देख लेते हैं हम, कम से कम 3-4 मीटर का निकालिए। द्वितीय मीटर खुदाई की लागत इसको A2 से दिखाइए। अभी देखिए पहले मीटर का 150 था, दूसरे में 50 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना भाई? 200 रुपये। 2 मीटर अगर आप खुदवाएंगे कुआं तो 200 रुपया लगेगा। फिर तीसरे मीटर, कौन से मीटर का? तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, इसको अगर हम A3 से लिख देते हैं तो हो जाएगा 200 रुपया हुआ यहाँ पे, तो ₹200 प्लस ₹50 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 250 रुपया। चलिए एक और लिख देते हैं। चौथे मीटर खुदाई की लागत A4 बराबर 250 हो गया 3 मीटर का, तो 250 में फिर हम अगर 50 को जोड़ देंगे क्योंकि 50 रुपये बढ़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 300 रुपये। यहाँ पर देखिए अगर हम D की वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्या? D बराबर
इसमें से हमने बोला हर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस, उसके बगल वाले फर्स्ट को माइनस करना है। यानी क्या, d1 इज इक्वल टू अगर हम कर देंगे 200 माइनस 150 तो 50 आ गया। अगर दूसरा हम डिफरेंस, वो सभी d है, d1 d2 मानो या dd मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा वही है। तो हो गया हमारा 250 माइनस 150, 250 माइनस नहीं 250 माइनस 200 है, 250 माइनस 200 बराबर कितना बचा 50। d3 निकालेंगे तो 300 है, 300 माइनस 250 बराबर 65। यहाँ देखिए हर तरीके से डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो समझ जाइए कि यह जो हमारा श्रेणी हमको जो ये मिली है, यह श्रेणी हमारी AP में है। इसका ये आंसर आएगा, ये है, ये AP में है। दोस्तों पहले का चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको राशि दिया गया है 10,000, मतलब ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, जिसे हम मूलधन कहते हैं। कितना दर दिया है, दर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है 8%, वार्षिक है, ठीक है ना। हमको मिश्रधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्रधन यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो आप समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में के माध्यम से सारे क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन दिया गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, आप समझते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R बाई में 100 के पावर में n होता है। तो हम अलग अलग सालों का निकालेंगे, ऐसा नहीं एक साथ में समय तो दिया ही नहीं है। एक बार हम पहला निकालेंगे, फिर हम दूसरा निकालेंगे, फिर हम तीसरा निकालेंगे, अलग अलग हम निकालते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा A बराबर 10,000 1 प्लस R का मान है 8/100 की घात में 1 है, एक ही रहने दीजिए, ठीक है ना, एक है तो एक ही रहने दीजिए। ये हो गया हमारा क्या, पहले के लिए A1 हो गया, ठीक है। अगर इसको सॉल्व भी करना है आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सॉल्व करते हैं तो हम आपको समझा देते हैं, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर A2 करते हैं तो हो जाएगा A बराबर वही 10,000 हो जाएगा 1 प्लस 8/100, दूसरे साल की बात हो रही है, ठीक है। अगर A3 किया जाए तो ये भी हो जाएगा A बराबर 10,000 और यहाँ पर 1 प्लस 8/100 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए, पहले वाले का 1 पावर, दूसरे वाले का 2 पावर, तीसरे वाले का 3 पावर, यानी कि पावर बढ़ रहा है। जब कभी भी संख्याओं के जो क्रम होंगे अगर उस क्रम में किसी भी संख्या का पावर बढ़ रहा होगा, वह संख्या कभी भी समांतर श्रेणी में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ केवल 2 है, ठीक है, इस पर 2 पावर लग गया, इस पर 3 पावर लग गया, इस पर 4 पावर लग गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। अगर इनके बीच का सार्वंतर यानी डिफरेंस ज्ञात करना है तो 4 में से 2 निकलेगा 2, 8 में से 8 निकलेगा 4, 16 में से 8 निकलेगा तो 8 बचेगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए तो आप बहुत लंबा सॉल्व कर सकते हैं, समय लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर जब कभी इस तरह का क्वेश्चन, चलिए हम यहाँ पे 4 भी कर देते हैं, तो A बराबर यहाँ पे 10,000 ही रहेगा, तो 1 प्लस 8/100 के पावर में 4 हो जाएगा। अगर ये घातों के रूप में, इसका एक मान लीजिए, अगर ये घातों के रूप में बढ़ रहा, क्योंकि बीच की संख्या सब सेम है, अगर घातों के रूप में बढ़ रहा है तो उसके मान में कभी भी अंतर समान नहीं आएगा। जब उसके मान में कभी अंतर समान नहीं आएगा, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। इसका मतलब ये जो दिया गया श्रेणी है यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से हम पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं बता सकते, ठीक है। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम आएंगे इसके आगे क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय।